नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी फंक्शन. सो सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे आज. और आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल नो मेडिकल सिलेबस कवर और विदाउट थ्योरी नो क्लिनिकल. तो दोनों ही बेस होती हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो कि करनी होती हैं. तो अब करते हैं टॉपिक हम सेंसरी इंटीग्रेशन. सेंसरी इंटीग्रेशन का हम सिंपल सा एक समझ लेते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होती है. सेंसरी मीन्स सेंस, कि कोई भी सेंस हम फील करते हैं, टच महसूस करते हैं, या फिर सुनते हैं, या फिर देखते हैं. ये क्या है? ये सेंस हैं. टच में जैसे कि गुड टच हो गया, बैड टच हो गया, एंग्री टच हो गया, लव टच हो गया. तो ये जितने भी टच हैं, और जैसे ही हम सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन है. ये सेंस है हमारे. अब सबसे पहले इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन तब बनेगा अगर किसी एग्ज़ामिनर को ये लग जाए कि हाँ, मुझे थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम बनाना है. तो वो क्या देगा कि जो सेंसरी इंटीग्रेशन है, ये किसने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, तो डिफ़ाइन किया था. तो ये डिफ़ाइन किया था जीन अय्यर ने. ये नाम आप याद कर लो कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिफ़ाइन जीन अय्यर. अब ह्यूमन सिस्टम इज़ कंटिन्यूली sensory information from variety of environmental input as well as from movement, touch, awareness of the body in space, sight, sound and smell. अब कर लेते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन इज़ द एबिलिटी. इंटीग्रेट का मतलब है इज़ द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू ऑर्गेनाइज, इंटरप्रिटेट एंड यूज सेंसरी इंफॉर्मेशन. ब्रेन के अंदर एबिलिटी होती है ऑर्गेनाइज करने की, फिर उसको इंटरप्रिटेट करने की, और यूज़ सेंसरी इंफॉर्मेशन, और फिर हमें सेंस की इंफॉर्मेशन देने की. जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको बोलते हैं मोटर प्रोग्राम. देखिए, सबसे पहले किसी ने हमें, जैसे ही एक बकेट है, उसमें गर्म पानी है, और हमने अपनी फिंगर डाल के देखा कि ये पानी कैसा है, गर्म है या ठंडा है. हमने तुरंत पानी में जब उंगली डाली, एकदम गर्म लगा. तो क्या हुआ? इतनी फास्ट से ब्रेन के जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स के स्किन में रिसेप्टर होते हैं. फिर जो स्टिमुलस गया है वो मसल्स में गया, मसल्स से ब्रेन में गया, ब्रेन ने वापस उसी मसल में उसका रिस्पॉन्स भेजा है, आंसर भेजा है, इन्फॉर्मेशन भेजी है कि ये पानी गर्म है और इसको हटा लो. जब सेंसरी डेफिसिट हो जाती है पैराप्लीजिया में, तब हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि गर्म ठंडे का यूज़ नहीं करना है. कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स को पता नहीं होता है कोई भी, क्योंकि आजकल वैसे भी फ्री की सलाह देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं. उनको ये नहीं पता कि जो पैरालाइज पेशेंट हैं, पैराप्लीजिया के पेशेंट्स हैं, उनको फीलिंग्स का, इमोशंस का, साइट का, स्मेल का, इनका पता भी है या नहीं है. पर फिर भी वो बता जाते हैं, अरे गर्म सिक्का तानी कर लो, और वो ना हॉट वाटर फर्मेंटेशन ले लेते हैं, और लेने के बाद क्या होते हैं, वुंड बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े घाव बन जाते हैं. मैंने ना ऐसा एक पेशेंट के साथ होते हुए देखा है, और अपने ही परिवार में फैमिलीज जैसे गांव में फैमिलीज होती हैं, तो उन फैमिलीज़ में मैंने देखा है ऐसा ही. तो कभी भी जब भी आप कोई भी पैराप्लीजिया का कोई भी पेशेंट आता है, पैरालाइज पेशेंट आता है, उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन ज़रूर चेक करो कि आपसे कुछ गलत ना हो. उससे पहले आपको पता हो कि इसको किस किस तरीके की इसको पेशेंट को महसूस होते हैं या नहीं महसूस होते हैं. अब कर लेते हैं
Sensory representation provide the foundation on which motor program for purposeful movements are planned, coordinate and implemented. आइए define sensory integration. Sensory integration occurs automatically without conscious effort. विदाउट कॉन्शियस एफर्ट के जो सेंसरी इंटीग्रेशन है ये ऑटोमेटिक हो जाती हैं. सेंसरी इंटीग्रिटी, द टर्म सोमैटो सेंसेशन, ये आपने सुना होगा. सोमैटो सेंसेशन मीन्स सोमैटो सेंसरी रेफर्स टू सेंसेशन रिसीव फ्रॉम द स्किन. सेंसेशन को हम रिसीव करते हैं कहाँ से? स्किन से. एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम as opposed to that from specialized senses such as sight और hearing. जो sight means देखना और hearing means सुनना. ये क्या है? ये एक specialized senses है. इसमें सिर्फ आपको यही अब देखिए ये कह रहे हैं कि कंबाइन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ सिस्टम डेफिसिट्स में अकर एट एनी पॉइंट विद इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द सेंसरी रिसेप्टर, पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कोड न्यूक्लाई, ट्रैक्स, ब्रेन स्टेम, थैलेमस एंड सेंसरी कॉर्टेक्स. अगर कहीं पे भी इन प्लेसेस पे कोई भी डेफिसिट हो जाती है तो सेंसरी डिसफंक्शन हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ कंडीशंस दैट जनरली डिमॉन्स्ट्रेट सम लेवल ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट इंक्लूड पैथोलॉजी, डिजीज, इंजरी टू पेरिफेरल नर्व्स सच एज ट्रोमा, फ्रैक्चर दैट कैन सिवियर क्रश और डैमेज इन नर्व, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ में डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया. इन्फेक्शंस में लेम डिजीज़, लेप्रेसी हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया. इम्पिंजमेंट और कंप्रेशन, आर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, बर्न टॉक्सिन, लेड, मर्करी, कीमोथेरेपी. एंड न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन तीसरा ये बन सकता है कि न्यूट्रिशनल सेंसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन से विटामिन से होती है. तो आजकल नमनेस के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सॉरी बुक दिखाई नहीं दे रही. तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जिससे सेंसरी नर्व नमनेस हो जाती है और वीकनेस हो जाती है. तो वो विटामिन है B12. अब आपने डर्मेटोम और मायोटोम्स तो किए होंगे. डर्मेटोम और मायोटोम्स इम्पोर्टेंट हैं. डर्मेटोम और स्किन सेगमेंट, जो डर्मेटोम होते हैं ये रेफर टू स्किन एरिया सप्लाई बाय वन डोर्सल रूट. डोर्सल रूट मीन्स अपर. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डर्मेटोम के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. सिंपल डर्मेटोम कोई नहीं पूछेगा. सिंपल डर्मेटोम अगर आएगा तो वो ये पूछ लेंगे कि C6, C7, C8 पाम के कौन कौन से एरिया में सप्लाई करते हैं. L1, L2, L3 थाई में एंटीरियर हैं, पोस्टीरियर हैं, लेटरल है, मीडियल है. एक तो आपसे एक पोजीशन प्लेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. और दूसरा क्वेश्चन बनेगा और हमेशा आता ही है कि जो C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11, 12, L1, L2, L3, L4, L5, S1। तो जो ये डर्मेटोम है ये कौन सी मसल्स में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। एक तो मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ इसमें। एक तो ऑब्टूरेटर नर्व इम्पोर्टेंट है, फीमोरल क्यूटेनियस नर्व भी कर लेना, सूरल नर्व कर लेना, डीप पेरोनियल, फिबुलर तो कर ही लेना आप, इसको मत छोड़ना। और एक्सिलरी नर्व और ये नर्व, ये इम्पोर्टेंट नर्व हैं। नर्व के साथ साथ ये आप डर्मेटोम पूरे याद करना है कि ये नर्व डर्मेटोम सप्लाई करते हैं, डोर्सल रूट। अगर आपसे सिंपल प्लेस पूछते हैं तो प्लेस बता देना, अगर नर्व पूछते हैं तो आप नर्व बता देना। तो ये डर्मेटोम्स हैं आपके। अब हम करते हैं स्पाइनल कोड इंजरी। जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन एम्स 2021 में आ चुका है। दिल्ली और झज्जर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि सेंसरी डेफिसिट कौन सी इंजरी में होती है। तो सेंसरी जो इन्वॉल्वमेंट होती हैं ये स्पाइनल कोड इंजरी में इन्वॉल्व होते हैं। चलो देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। स्पाइनल कोड इंजरी ऑफन प्रेजेंट विद ए मोर डिफ्यूज पैटर्न ऑफ sensory involvement below the lesion level that is typically bilateral although not necessarily symmetrical। देखिए अब सेंसरी जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो बाइलेटरल होगी बट नॉट नेसेसरीली सिमेट्रिकल, ठीक है। सेम साइड नहीं होगी पर बाइलेटरल होगी। एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी फंक्शन following spinal cord injury provide critical data that reflect the degree of neurological impairment. Together with other tests and measures, sensory data contribute to determining the relative completeness of the injury. Existence of zone of partial preservation, area distal to a complete lesion that retain partial innervation। तो ये कह रहा है कि जब डिस्टल जो हमारा जो डिस्टल जो एरिया है ये कंप्लीट लीजन में होगा, मतलब सेंसरी डेफिसिट होगा, सेंसरी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी, डेट रिटेन पार्शियल इनर्वेशन होगी। सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ द लीजन एंड प्रेजेंस ऑफ सैक्रल सेंसेशन बिलो द न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ लीजन ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ इनकम्प्लीट लीजन। अगर सैक्रल जो हमारी सेंसेशन बिलो सैक्रल सेंसेशन से नीचे जो न्यूरोलॉजिकल लेवल लीजन होगा वो क्या होंगे, वो इनकम्प्लीट लीजन होंगे। तो ये क्या बता रहे हैं, कंप्लीट लीजन एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो ये यहाँ पे आप अपने नोट्स बना लेना, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लीजन। तो जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन, एरिया डिस्टल टू ए कंप्लीट लीजन डेट रिटेन पार्शियल इनर्वेशन। सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ द लीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ सैक्रल सेंस, सिमेट्री हो या एसिमेट्री हो, पर सैक्रल जो सेंसेशन है उससे नीचे जो भी न्यूरोलॉजिकल लेवल लीजन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा इनकम्प्लीट लीजन। अब करते हैं स्पाइनल कोड ट्रैक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है कि सेंसरी डेफिसिट किस इंजरी में मिलती है, तो आपको बताना है स्पाइनल कोड इंजरी। अगर स्पाइनल कोड दिया होता है स्पाइनल कोड, और अगर स्ट्रोक दिया है तो स्ट्रोक भी बोल सकते हैं आप। वो अलग अलग स्पाइनल कोड में जो जो इंजरीज आएंगी आप वो बोल सकते हैं। कंप्लीट लीजन भी आ सकता है, इनकम्प्लीट भी आ सकता है। स्पाइनल कोड ट्रैक्स,
स्पाइनल कोड ट्रैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो मैंने पहले ही ये लिखा हुआ है, एम्स दिल्ली 2021 में आया था ये, कि स्पाइनल कोड ट्रैक देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी फंक्शन ऑल्सो प्रोवाइड डाटा दैट रिफ्लेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पाइनल कोड ट्रैक दैट कैरी सिमेटोसेंसरी एंड स्पेशल सेंस। तो हमारी जो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारी स्पेशल सेंस कौन सी हैं, वो है साइट एंड हियरिंग, देखना और सुनना, ये क्या है, स्पेशल सेंस है। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रालेटरल लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ पेन। कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ पेन एंड टेम्परेचर परसेप्शन इज सजेस्टिव लीजन इन द एंटीरोलेटरल ट्रैक। तो आपको अपने नोट्स में ऐसे ही लिखना है कि जब कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है और इम्पेयरमेंट हो जाती है पेन एंड टेम्परेचर परसेप्शंस की, पेन एंड टेम्परेचर इम्पेयर और कॉन्ट्रालेटरल लॉस, तो उस वहाँ पे कौन सा लीजन ट्रैक होगा, कौन सा ट्रैक लीजन होगा, एंटीरोलेटरल ट्रैक। डेफिसिट्स इन डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन सच एज वाइब्रेशन एंड 2-point डिस्क्रिमिनेशन सजेस्ट लीजन ऑफ द डोर्सल कॉलम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूँ का यूँ यहीं से आया हुआ है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। एविडेंस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर लॉस इज यूजली इंडिकेटिव ऑफ नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट। Recall that the dorsal and ventral root coverage converge to from the spinal nerve. CNS lesions, cerebrovascular accident, brain injury may produce significant sensory impairment characterized by a diffuse pattern of involvement head, trunk and limbs. Motor dysfunctions, sensory ataxia and impairment of fine motor control and motor learning as well as present a significant threat of injury to aesthetic limbs. Example, inability to determine the temperature of bath water. तो जो पानी होता है उसकी टेम्परेचर को पेशेंट महसूस नहीं कर पाएगा। अब इसमें ये दिया गया है, अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है, नॉर्मल एजिंग डज नॉट प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट लॉस इन द नंबर ऑफ कोर्टिकल न्यूरॉन्स। तो अल्जाइमर डिजीज़ में सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होता है नंबर ऑफ कोर्टिकल न्यूरॉन्स का। अब करते हैं रिसेप्टर्स, हम कर लेते हैं। ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मिजनर्स कार्पसल्स, ये ना स्किन का जो डायग्राम है, उस स्किन के डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो डायग्राम है, स्किन डायग्राम, इस डायग्राम से हर एक, कोई भी गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये जो नेम है ना, मिजनर कार्पसल्स, फ्रीनर एंडिंग, क्रोज एंड बल्ब, हेयर फॉलिकल एंडिंग, पेक्निन कार्पसल्स, रूफिनिंग एंडिंग्स, मार्केल्स डिस्क, डर्मिस, एपिडर्मिस, स्टेटम, कॉर्नियम। तो ये जो स्किन का ये जो डायग्राम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इस डायग्राम से बहुत सा एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलो देख लेते हैं अब पीछे। मिजनर्स कार्पसल्स, देखिए इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, तो इन वर्ड्स को माइंड मत लेना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सबकी ही अलग होती है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो डिपेंड करती है हमारे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे। तो जैसे कि करते हैं, ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मिजनर कार्पसल्स हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड, दीज कार्पसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टच डिटेक्शन। तो जो ये मिजनर कार्पसल्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये टच को डिटेक्ट करते हैं। एंड
लिमिटेड टू हेयरलेस एरिया, और जो ये यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड टू हेयरलेस एरिया एंड बिकम स्पार्स, टेक ऑन एन इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेयर्स and irregular distribution and vary in size and shape with age. Age-related changes in morphology and decreased concentration of pectinin corpuscles responsive to rapid tissue movement means vibration. तो आपको बस है ना इसमें ये क्या इम्पोर्टेंट है कि जो मिजनर कार्पसल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टच को डिटेक्ट करते हैं, और पेक्टिनिन कार्पसल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं रैपिड टिश्यू मूवमेंट। या तो रैपिड टिश्यू मूवमेंट आ जाएगा, जब कोई भी टिश्यू मूवमेंट करेगा और रैपिडली करेगा तो क्या होगा, हैंड लेग वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो पेकाइनिन कार्पसल्स रिस्पॉन्सिबल टू रैपिड टिश्यू मूवमेंट या वाइब्रेशन हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये इसके आपको फंक्शंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इट्स इम्पोर्टेंट। ये आ चुका है क्वेश्चंस, ये रोहतक पीजीआई में आया था, रोहतक पीजीआई में 2013 या 14 में एग्ज़ाम हुआ था, मुझे एग्जैक्ट एग्ज़ाम के ईयर याद नहीं है, पर इस टाइम पे ही हुआ था जब मैंने वहाँ पे इंटर्न की थी, उसके 1 साल बाद ही ये एग्ज़ाम हुआ था। अब कर लेते हैं। देखिए वैसे तो बुक बड़ी लेंदी है और अगर सारा पढ़ाने लग जाएं तो ये कभी कंप्लीट नहीं होगी, पर बस मैं आपको ये ही वो मैं करवाती हूँ जो एग्ज़ाम में आ जाता है और आएगा। ठीक है, तो अगर आपको बुक्स पूरी पढ़नी है अपने नॉलेज के लिए, अपने क्लिनिकल वर्क के लिए, तो आप ज़रूर पढ़ें, कहीं से भी अपनी बुक कॉपी करें और फिर पढ़ें। अब करते हैं प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन। द 2 जनरल कैटेगरी ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट इंक्लूड द पेशेंट्स। प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं वो बता रहे हैं। 2 जनरल कैटेगरी ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट इंक्लूड पेशेंट। फर्स्ट है अरोजल लेवल, अटेंशन स्पान, ओरिएंटेशन एंड कॉग्निशन। अब ये क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, चलो करते हैं। वो क्या देगा कि वो ये दे देगा कि सेंसरी इंटीग्रेट को मेज़र करने के लिए कौन सी कैटेगरी का टेस्ट है। तो पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, वो क्या करेगा, पहले दे देगा अटेंशन, फिर दे देगा ओरिएंटेशन, फिर दे देगा कॉग्निशन और फिर दे देगा एरोजल, और फिर बोलेगा कि इसको ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, फर्स्ट एरोजल, सेकंड अटेंशन, थर्ड ओरिएंटेशन, फोर्थ कॉग्निशन। और ऐसे ही सेकंड टेस्ट है मेमोरी, हियरिंग, विजुअल एक्यूटी। तो इस तरीके से आपको ये एरोजल लेवल पे, अटेंशन, ओरिएंटेशन, कॉग्निशन पे, एरोजल पे ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में आया था। एरोजल, अटेंशन, ओरिएंटेशन एंड कॉग्निशन। अब देख लेते हैं ये क्या भला है। एरोजल इज़ द फिजियोलॉजिकल रीडनेस ऑफ द ह्यूमन सिस्टम फॉर एक्टिविटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रीडनेस ऑफ द ह्यूमन सिस्टम फॉर एक्टिविटी इट डिस्क्राइब बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एक्सेप्टेड की टर्म्स। दीज टर्म इंक्लूड, एरोजल में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि एरोजल में कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड है। अलर्ट, लेथार्जिक, ऑब्टूटेंटेड एंड स्टूपर, कोमा। तो ये किस में है, एरोजल में। अलर्ट, पेशेंट इज़ अवेक and attentive to normal level of stimulation. Lethargic means आलसी, ठीक है, आलस आना है। ड्राउजी, fall as sleep ना आना। and focusing or maintaining attention on a question or task.
Obtended means patient is difficult to, frequently confused. Stupor means semi-coma. Noxious stimuli return to the unconscious state when stimulation is stopped. When aroused, the patient is unable to interact with the therapist. Means semi-coma. और कोमा में क्या होता है? डीप कोमा. डीप कोमा, द पेशेंट कैन नॉट बी अरोज बाय एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस. स्टूपर में क्या था? वो स्टिमुलस नॉक्सियस स्टिमुलाई उसने लिया, ठीक है. पेशेंट रिस्पॉन्ड ओनली टू स्ट्रॉन्ग generally noxious stimuli and return to unconscious state when stimulation is stopped. When aroused, the patient is unable to interact with the therapist. कोमा में क्या हो जाता है? डीप कोमा में चला जाता है. पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है. रिफ्लेक्स मोटर रिस्पॉन्स मे और मे नॉट बी सीन. कभी देखने को मिल जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे. अब करते हैं अटेंशन. अब सबसे पहले तो हमने किया था एरोजल. अब एरोजल में क्या क्या आता है? एरोजल में अलर्ट आता है, लेथार्जिक आता है, ऑब्टूटेंडिड आता है, स्टूपर आता है और कोमा आता है. अटेंशन में, अटेंशन मीन्स अटेंटिव, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिवनेस टू ए स्टिमुलस और टास्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर स्टिमुलाई. अटेंशन का मतलब क्या है? काइंडली अटेंशन. कभी स्कूल में जब हमें शुरू में बोलते थे ना कि काइंडली ऑल चिल्ड्रंस आर अटेंशन, तो वो अटेंशन का मीन्स यही था कि अवेयर हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, बात को सुनो. तो ये वही है कि अटेंशन इज सिलेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू ए स्टिमुलस और टास्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर स्टिमुलाई. मीन्स पेशेंट को पता होना चाहिए बुक्स के फोक, बोतल, गार्डन, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन रेफर्स टू पेशेंट अवेयरनेस ऑफ टाइम, पर्सन एंड प्लेस. पेशेंट को टाइम का पता होना चाहिए, आज का दिन क्या है, पर्सन क्या है, कौन से प्लेस पे हो, ये सारी चीज़ें पेशेंट को पता होनी चाहिए. उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन. अब देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं. अब कभी आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को जब हम बैलेंस कराते हैं तो ओपन आई एंड क्लोज आई. जब हम ओपन साइट पेशेंट को बैलेंस के लिए बोलते हैं तो उसका बैलेंस लॉन्गर टाइम जाता है, वो लॉन्ग टाइम तक बैलेंस बना लेता है. और जब हम उसकी आंखें बंद करा देते हैं तो बैलेंस जल्दी ही बिगड़ जाता है और टाइम भी बहुत कम लगता है, बैलेंस बना पाता है. इसका यही है, मिनिमली साइटेड सब्जेक्ट हैड लॉन्गर बैलेंस टाइम्स देन ब्लाइंड सब्जेक्ट्स. अब कहते हैं ए चेंज विजुअल एक्यूटी. विजुअल एक्यूटी वाज एसोसिएटेड विद चेंज इन मोस्ट कोग्निटिव मेजर. चेंज इन हियरिंग एक्यूटी वाज एसोसिएटेड विद चेंज इन मेमोरी परफॉर्मेंस. विजुअल जो एक्यूटी होती है वो क्या चेंज करेगी? कॉग्निटिव मेजर. और हियरिंग एक्यूटी क्या चेंज करेगी? मेमोरी परफॉर्मेंस को चेंज करेगी. हियरिंग एक्यूटी वाज एसोसिएटेड विद चेंज इन मेमोरी परफॉर्मेंस. अब करते हैं एक्यूटी लॉस वाज फाउंड. एक्यूटी लॉस वाज फाउंड इन एल्डरली पर्सन एट फ्रीक्वेंसी एट 50 हैजर्ड्स. ये याद कर लेना इम्पोर्टेंट है. अगर एग्ज़ाम टफ आया तो ज़रूर आ सकते हैं क्वेश्चन. एंड हायर द ग्रेटेस्ट एक्यूटी लॉस वाज फाउंड इन द लेटरल बॉर्डर और हील फॉलोड बाय द आर्च बाल देन द टोज. तो एक्यूटी लॉस वाज फाउंड इन एल्डरली पर्सन एट फ्रीक्वेंसी 50 हैजर्ड एंड हायर. The greatest acuity loss was found in the lateral border heel followed by arch ball then the toes. Cognition is defined as the process of knowing and include both awareness and judgment.
ये हम यही कर रहे हैं, कभी आप ये सोचो कि ये अलग चैप्टर शुरू हो गया है, टॉपिक शुरू हो गया। ये देखिए कॉग्निशन, ठीक है, टेस्ट हैं ये, एरोजल लेवल, अटेंशन, ओरिएंटेशन एंड कॉग्निशन। अरोजल, अटेंशन, ओरिएंटेशन एंड कॉग्निशन। तो कॉग्निशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड इंक्लूड बोथ अवेयरनेस एंड जजमेंट। कि ये कॉग्निशन में क्या होता है कि पीपल जानता हो, अवेयर हो, उसको जजमेंट हो, पता हो कि वो कितनी दूरी पे बॉल फेंक रहा है, पकड़ रहा है, कैच जा रही है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होती है, जजमेंट होती है, इनको कॉग्निशन बोलते हैं। नोलन सजेस्ट 3 एरिया फॉर टेस्टिंग कॉग्निशन डिपेंडेंट फंक्शन। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉग्निशन डिपेंडेंट फंक्शंस टेस्टिंग सजेस्ट विच डिस्कवर, तो वो है नोलन। फंड ऑफ नॉलेज, कैलकुलेशन एबिलिटी, प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन। फंड ऑफ नॉलेज इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल learning and experience in life which will be highly variable and different from each patient. Calculation ability means ए कैलकुलिया एंड डिसकैलकुलिया, ये ज़रूर लिख लेना अपने नोट्स में। तो ए कैलकुलिया मीन्स इन एबिलिटी टू कैलकुलेट, कि कैलकुलेट करने की एबिलिटी ही ना हो। आपको मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, रात के 12-1 बजा हुआ है और वो मेरी आवाज़ से उठ गया है और वो बोल रहा है मुझे देख के। तो हम जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश कर दे रहे हैं। ए कैलकुलिया एंड डिसकैलकुलिया। ए कैलकुलिया मतलब इन एबिलिटी टू कैलकुलेट, की एबिलिटी ही नहीं है कैलकुलेट करने की। और डिसकैलकुलिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, ठीक है। डिस मीन्स डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन और ए कैलकुलिया मीन्स इन एबिलिटी टू कैलकुलेट। आई थिंक आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया है। मेमोरी, हियरिंग, विजुअल एक्टिविटी हम अगले वीडियो में करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आपके हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो गुड लक, बाय। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना। थैंक यू सो मच।